हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 108 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स करने वाले हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं को आज मैंने उठाया है और इनको सॉल्व किया है, ताकि आप अपने एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस अगर ये आते हैं, रिपीट होते हैं, तो आप इजीली इनको टैकल कर पाओगे, आराम से इनके आंसर्स लिख पाओगे। और मैंने ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है वीडियो में, तो वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, आपने बाकी सब देख लिया थंबनेल में, सेम टू सेम है, बस आपका क्वेश्चन पेपर मैं दिखा देता हूँ आपको आपकी शांति के लिए, कि ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर जो मैंने उठाया है। ठीक है, 100 नंबर, 3 घंटे, 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, नीति प्रक्रिया के मुख्य चरणों की चर्चा कीजिए। नीति प्रक्रिया यानी कि जो पॉलिसीज बनाई जाती है, उसके कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। हमारी जो सरकार है, कोई भी प्रोग्राम चलाती है तो उसके लिए नीति बनाती है, प्लानिंग्स करती है कि कैसे कैसे नीति को हम चलाएंगे, कैसे स्टेजेस में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो मैंने चरण में लिखा है, पहला स्टेज जो है वो क्या होता है, वो समस्या की पहचान करना होता है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम तो ढूंढोगे ना, तभी तो उसको सॉल्व करोगे। क्या पहले से पहले सॉल्व करने लग जाओगे? नहीं, पहले आप समस्या को ढूंढते हैं, जो मेन मुद्दे हैं उनकी पहचान करते हैं कि भाई समस्या कहाँ पर है। मान के चलो एग्जाम्पल के लिए, समाज में जो महिलाएं हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, एग्जाम्पल के लिए, तो उनके लिए आप काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक और एग्जाम्पल समझ लो, अभी फिलहाल में एक सरकार ने, आपको पता है 33% का जो प्रावधान है संसद में महिलाओं के लिए पारित किया है, कि महिलाएं जो है 33% उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को संसद में आने का। वो अभी नहीं हुआ है फॉलो, पर होने वाला है। ठीक है, और उसी को हम समस्या की पहचान बोलते हैं, कि समस्या है, इसको पहचान लिया सरकार ने, उसको फिर सोल्यूशन में क्या लिखा कि भाई 33% हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। समस्या थी ना कि भाई महिलाएं कम थी संसद में, इसलिए उनकी जो लीडरशिप है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, तो पहली समस्या हमने समझ लिया कि समस्या क्या है। दूसरी बात, नीति निर्माण। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, कि भाई उद्देश्य तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कि जैसे कि हमने देखा कि महिलाओं की समस्या खराब, कंडीशंस खराब थी, महिलाएं जो है संसद में नहीं बैठ पा रही थी, नहीं आ पा रही थी, तो उनको हमने रिजर्वेशन देने की कोशिश की। ठीक है, रिजर्वेशन के थ्रू उनको हमने लाने की कोशिश की सामने, की वो भी प्रतिनिधित्व करे हमारे देश में, क्योंकि वो 50% आबादी है। ठीक है, और उनके लिए विकल्प दिए गए, और उन विकल्पों का विश्लेषण किया जाएगा कि वो जो विकल्प है वो कैसे है, वो अच्छे भी है या गलत है। ठीक है, पहले उनको आईएनडी किया जाएगा, मतलब आईएनडी का मतलब पूरा एकदम चेक किया जाएगा, सही तरीके से एनालाइज किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा उस पे, तब जाके उसको फॉलो करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नीति उपकरण चरण तैयार करेंगे, यानी कि सब्सिडीज देंगे महिलाओं को, टैक्सेशन का जो है देखेंगे कि उसमें टैक्स कितना लगेगा महिलाओं को, उस चीज़ में हमें अगर प्रोग्राम में लेके आना तो उसके लिए कितना खर्चा आएगा, कैसे हम उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, उस सब वो जो सर्विसेज हम देंगे वो कैसे देंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए जो भी हमने प्रोग्राम चलाए हैं, या किसी और भी समाज के लिए, किसी और तबके के लिए अगर प्रोग्राम लाए जाते हैं, किसी गरीब तबके के लिए, किसी पिछड़े हुए व्यक्ति के लिए, तो ठीक है, नीति अपनाना। और इसमें क्या है नीति अपनाने में, सेकंड चरण में, कि बातचीत और सौदेबाजी करना, संसाधन आवंटन करना। पहले तो हम ये तो करेंगे ना, रिसोर्सेज देखेंगे कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, बजटिंग क्या है। उसके बाद हम अब उस चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। आगे वाले स्टेज में क्या आएगा, नीति का कार्यान्वयन होगा, यानी कि उस नीति को हम रियल जो है ग्राउंड लेवल पे उसको फॉलो कराएंगे। ठीक है, अपने जो नौकरशाह हैं आईएएस आईपीएस से बोलेंगे कि इसको आप लागू कराओ, अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसको बनाएंगे, फॉलो कराएंगे, और उसके लिए हम निगरानी करेंगे कि कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ गड़बड़ी तो नहीं है उसमें। उसके बाद नीति मूल्यांकन करेंगे। नीति मूल्यांकन मतलब एनालाइज़ करेंगे कि क्या-क्या गड़बड़ी रह गई, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। कुछ बुरा होगा तो उसको अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा हुआ तो उसको और अच्छा करेंगे। तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है? इस तरीके से आपको जो है, जो चरण है इसको डिवाइड करना है। अभी मैंने इसमें कम लिखा है, आपको एक्सप्लेन करना है वन बाय वन, ठीक है? एक फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं आप लोग, जो आपका मन करे आप वैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है? ये फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको, जैसे कि ये नीचे एरो दिखते हैं ना आपको, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बजट कार्य के प्रमुख प्रकार। तो बजट कार्य जो होता है, बजटिंग जो हम करते हैं, तो उसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है? तो उन प्रकारों की यहाँ पे चर्चा करने के लिए कह रहा है। सबसे पहला जो प्रकार है, वो है पारंपरिक या लाइन प्रकार, यानी कि इसमें क्या है, वेतन, उपकरण और
व्यापार को सूचीबद्ध करना। यानी कि इसमें क्या होता है, जो खर्च की गई राशि है ना, उस पे हम ध्यान ध्यान फोकस करते हैं कि कितना हमें हमारा खर्च हुआ है। ये बेसिकली पारंपरिक तरीका है चीज़ों को नोट करने का, कि जैसे कि हम घर में नहीं देखते नॉर्मली, हमारे पेरेंट्स जो है वो चेक करते हैं कि कितना खर्चा हुआ है इस महीने, अगले महीने से हम ध्यान रखेंगे कि खर्चा ना हो। मतलब एक्स्ट्रा खर्चा चेक करना इसमें जो है शामिल होता है, ठीक है? दूसरी बात, दूसरा जो है वो है आपका प्रदर्शन बजट। इसमें क्या है, लाभ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, खर्च कितना हुआ है, यानी कि जो हमारा लॉस है वो देख रहे थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है हमें। हमें जो बजट हमने तय किया था, उसमें हमें कुछ प्रॉफिट हुआ, हमने कुछ बचाया कि नहीं बचाया? अगर नहीं बचाएँगे तो अगली बार में उसको हम कोशिश करेंगे कि ओवरकम किया जाए, उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, जहाँ पे हमने लूज़ किया है। बात तो एक ही होगी, थोड़ा बहुत फ़र्क है बस। और कार्यक्रम बजट मतलब जैसे कि सरकार कुछ कार्यक्रम चलाती है ना, जैसे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हो गया, प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम हो गई, तो जितने भी प्रोग्राम सरकार चलाती है, तो उसमें कार्यक्रम बजट तैयार करती है, ठीक है? अभी जो बजट आया था 2025 के लिए, तो उसमें भी कुछ कार्यक्रम तैयार किए गए थे, उसी को हम बोलते हैं कार्यक्रम बजट, ठीक है? उसके अलावा शून्य आधारित बजट, इसमें क्या आता है, बजट को नए सिरे से तैयार करना, यानी कि जो पुराने बजट्स हैं, उनको हम भूल जाएँगे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और हम नए बजटों को फ़ॉलो करेंगे आज से। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं ना, जैसे कि कोई नई सरकार आती है, जैसे कि अभी बीजेपी चल रही है, अगर बीजेपी बाय चांस कल को हार जाए और कांग्रेस आ गई, या कोई और पार्टी आ गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बजट है ना, जो अभी चल रहा है, वो उसको हटा के, उसको खत्म करके एक नया बजट लाया जाएगा, उसको नए तरीके से शुरू किया जाएगा। पुरानी जो चल रहा है शुरू से, उसको बंद करके एक नया सिस्टम चालू किया जाएगा, उसको बोलेंगे शून्य आधारित बजट, ठीक है? यानी कि एक नए सिरे से शुरू किया गया बजट बोलेंगे इसको, ठीक है? उसके अलावा एक आता है वृद्धिशील बजट। इसमें क्या है, पिछले साल की जो बजट है उसको हम आधार मान के इस साल का जो बजट है उसको हम तैयार करते हैं, ठीक है? नए साल के बजट को हम रेडी करते हैं कि पिछले साल में हमने ये बजटों में किया, और इस वाले साल में हम ये करेंगे, ठीक है? एक तरीके से गोल सेट करते हैं ना, कि भाई इस वाले साल में हमने इतना पैसा बचाना है, इतना पैसा इसमें खर्च करना है, इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इसको बोलते हैं वृद्धिशील बजट, ठीक है? और एक लास्ट होता है परिणाम आधारित बजट, यानी कि रिजल्टेड जो बजट होते हैं, यानी कि वास्तविक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जो हमारे गोल्स हैं ना, उनको देखता है, उन गोल्स के लिए हम काम करते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप को फ़ोन खरीदना है, ठीक है? आपका अब सपना है कि आप फ़ोन खरीदो, आपका फ़ोन का बजट है ₹20,000, ठीक है? मतलब आपको फ़ोन खरीदना है, जो उसकी जो प्राइस है वो ₹20,000 है। तो आप क्या करेंगे, आज से आप पैसा जमा करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो एक बार आप जब पैसा जमा कर लेंगे, उसके बाद फ़ोन को खरीदेंगे। तो इसको बोलेंगे परिणाम आधारित बजट, ठीक है? कि आपके कुछ गोल्स थे जिसको आपको पाने के लिए आपने बजट को तैयार किया, ठीक है? और फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हम बात करते हैं बाल कल्याण के लिए नीति और कार्यक्रमों का परीक्षण कीजिए। तो बाल कल्याण के लिए आपने देखा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग-अलग सिस्टम तैयार करती है। देखो, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की क्यों कह रहा हूँ इसमें, क्योंकि राज्य सरकार खुद अपनी तरफ से सारे जो कल्याणकारी कार्य होते हैं वो नहीं करती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करती है। जो जो कार्यक्रम चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको वो कालू लागू करवाती है अपने राज्यों के अंदर। तो इसलिए बाल कल्याण में केंद्र सरकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? तो इसमें केंद्र सरकार की जो योग्यताएँ हैं, योजनाएँ हैं, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहली है बाल विकास सेवा। इसमें क्या है, दुनिया का ये सबसे बड़ा आउटरीच प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है ये, जिसमें कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए जो है ये काम किए जाते हैं, ठीक है? उनके लिए देखभाल करना, उनके लिए कुछ सेवा प्रदान करना, इस तरीके की चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, बाल संरक्षण योजनाएँ। इसमें मिशन वात्सल्य, बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, ये सारे काम आते हैं, ठीक है? यानी कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं ना, उनके लिए जैसे कि जब वो प्रेग्नेंट होती है, उनके बाद जब वो प्रसव पूर्व जो महिलाएँ होती हैं, उनकी ध्यान देखभाल करना, जिनको अभी भी बेबी हुआ है नया, तो उनकी ध्यान ध्यान रखना, उनको पोषण का ध्यान रखना, ये सारा जो है सरकार सँभालती है, ठीक है? ये प्रोग्राम बजट हो गया, ये बच्चों के लिए होता है। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि इसमें 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है जन्म दोष जो होता है जो बच्चों के अंदर, जैसे कि किसी के हाथ खराब है, किसी के पैर खराब है, किसी की मानसिक जो स्थिति है वो कमज़ोर है, जितना होना चाहिए उसको उतना नहीं है, तो उसके लिए उपचार किया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है उसको, उसके लिए कुछ काम किए जाते हैं, तो ये सारे इसमें आते हैं।
ठीक है। और एक आता है आपका बालिक कल्याण योजनाएं। इसमें क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, किशोरी शक्ति योजना, ये सारी योजनाएं जो है आपकी बालिका कल्याण योजनाओं में आती है। तो इनको आप जो है एक बार याद रख लेना और एग्जाम में आपका ये बहुत काम आएगा। अगर आता है, एक क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको जो है आप हमेशा अपने दिमाग में रखना और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इन सभी का। ठीक है, पॉज कर करके ले लो एक एक बारी, ताकि आपको याद रहे एग्जाम के टाइम पे। ठीक है। और एक होता है आपका एनजीओ। एनजीओ की क्या भूमिका होती है भाई इसमें? तो एनजीओ की क्या भूमिका होती है कि भाई बाल कल्याण संघ बनाए जाते हैं। देखो, हमने देखा है अब बहुत बार कि हमारे जो एनजीओज हैं इंडिया में, बहुत सारी संख्या में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए काम करते हैं। आप भी कभी ना कभी तो एनजीओ में गए होंगे, किसी ना किसी एनजीओ में पढ़ने के लिए या कोई एकेडमिक कोर्स करने के लिए। तो वो एनजीओ जो है हमारे कल्याण के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए। ठीक है। तो ये इसलिए एनजीओ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए मैंने, आपको याद रखने हैं इसको। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, शिक्षा के अधिकार को महत्व और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो शिक्षा का जो अधिकार है भारत में बच्चों के लिए, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो विशेषताएं हैं, दोनों आपको बतानी है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा अच्छा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने ले लिया। तो महत्व की बात करें तो महत्व बहुत सारे हैं कि भाई जो आत्मनिर्भरता है, एम्पावरमेंट है, वो आती है बच्चों में। ठीक है। भेदभाव कम होता है या खत्म होता है। आलोचनात्मक क्षमता की का विकास होता है। आप आलोचनात्मक क्षमता का मतलब होता है कि आप किसी की बुराई कर सकते हो। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही तो आप उसको अधिकार है कि आप उसकी बुराई कर दो। तो ये एक तरीके से हमें जागरूकता पैदा करता है, हमारे दिमाग में चेतना पैदा करता है, हमारे दिमाग में सवाल खड़े करता है कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो इसी को एजुकेशन बोलते हैं आप। ठीक है। मानवीय गरिमा जो है वो बढ़ती है, सामाजिक प्रगति होती है, सामाजिक न्याय मिलता है, वैज्ञानिक नागरिक बनता है। यानी कि दोस्तों जो लोग हैं वो तर्कवादी हो पाते हैं, यानी कि डिबेट कर पाते हैं। उनको कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी भड़का देगा। तो इसलिए वैज्ञानिक नागरिक बन पाता है वो, चीज़ों को बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से सोच पाता है। आर्थिक विकास हो पाता है व्यक्ति का, क्योंकि वो नौकरी मिलेगी, स्किल होगी उसके पास, नौकरी मिलेगी उसको और वो पैसा कमाएगा। और बाल श्रम से जो है मुक्ति मिल पाती है भारत को, क्योंकि भारत में आप देखते थे कि पहले बाल श्रम बहुत ज़्यादा था। तो इससे हमें मुक्ति मिली एजुकेशन के बाद। ठीक है। उसके बाद विशेषताओं की बात की जाए तो मुक्त अनिवार्य शिक्षा आपको देखने को मिलती है। इसकी विशेषताएं हैं, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा स्कूल में प्रवेश का अधिकार आपको मिल पाता है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप किसी भी नस्ल, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा के हो, आपको एडमिशन मिलेगा। शिकायत निवारण तंत्र आपको मिलता है। आप जो है, अगर आप एक छात्र हो, अगर आप एजुकेटेड व्यक्ति हो, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। रिपोर्ट दायर करने का आपको अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ है उनको नहीं होगा, पर आपको एक तरीका तो पता होगा ना कि कैसे कराते हैं। तो एजुकेशन से ये सब हो पाता है। उसके बाद व्यवसायों में नवीनता आती है। आप बिजनेस जो है मॉड्यूल खड़ा कर सकते हो, आप उद्यम बन सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हो। ठीक है, एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। शारीरिक दंड पर जो है प्रतिबंध होता है, यानी कि मारपीट जो है वो कम हो पाती है इससे। ठीक है, स्किल डेवलप हो पाती है आपकी। आपको पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है वो विकसित किया जाता है इसके लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये रहा आज का आपका लेसन। कैसी लगी वीडियो मुझे आप बताना कमेंट करके। अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मुझे आप बताएं मुझे आपको क्या करना है ना? आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट करना है बस, और बताना है कि कैसी वीडियो चाहिए। और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।